नमस्कार दोस्तों। तो आज की ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं लेटर ई की जो सीरीज़ है मैंने उसको पिछले वीडियो में आधा कराया था एंड मैं उसका पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये हमारा लेटर ई का पार्ट 2 है एंड ऐसे अगर सीरियली देखें तो ये पार्ट 7 है। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने ए बी सी डी तक एकदम कवर कर लिया है। सबके कुछ पार्ट्स हैं। तो अब अगर आप लोग को वो कवर करना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। देन आप लोग इसको देखो, आप लोग का जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ओके। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग सी यू ई टी पी जी 2025 को टारगेट कर रहे हो या नेट जा रहे हो, आप लोग को चाहिए टी जी टी पी जी टी डी ट्रिपल एस बी, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये एम एच अब्राहम्स एक ऐसी बुक है जो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ के जितने प्रोफेसर होते हैं सब बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में इसकी पढ़ाई नहीं होती एंड कोचिंग्स में भी लोग बोलते हैं कि एम एच अब्राहम्स की बुक पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन कोई बच्चा उतना नहीं पढ़ता। बट क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं। अगर हम लोग देख लें पिछले ईयर्स के क्वेश्चन भी सीबीटी के, तो काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं एम एच अब्राहम से। तो मैंने सोचा कि मैं एम एच अब्राहम के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर करूंगी एंड उससे एमसीक्यूज निकाल के आप लोगों के सामने रखूंगी। ओके। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड द वर्ड एपिग्राम फ्लरिश स्पेशली इन इंग्लैंड। सो इसका करेक्ट आंसर है 18th सेंचुरी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानो एपिग्राम क्या होता है। एपिग्राम एक ब्रीफ, क्लेवर और मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है। ठीक है। जिसमें कि एक ट्विस्ट होता है, एक सटायरिकल ट्विस्ट होता है। अब ये एपिग्राम कहाँ से आया? ये आया है ग्रीक वर्ड एपिग्राफेन से, जिसका मतलब होता है टू राइट ऑन इंस्क्राइब। ठीक है। Epigram have been used over 2 millennia, and the first century epigrams of the Roman poet Martial are considered the model for the modern epigram. अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो। देखो, मैं आप लोग को एक बहुत ही एकदम सिंपल सीधे साधे तरीके से बताती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा टफ हो गया आई थिंक। देखो, एपिग्राम वो होता है जैसे कि हम लोग कोई भी सीधी बात ना बोल के हम लोग उसको थोड़ा सा एग्जैजरेटेड फॉर्म में बोले। ठीक है। हम लोग को अगर बोलना है कुछ तो हम लोग उसको थोड़ा सा एकदम अच्छे से बोले कि ताकि दूसरा कोई उसको देख के लगे कि अरे क्या बात बोली है इसने, ऐसा वाला सीन हो जाए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेहनत करो, तब तो लगेगा कि हाँ मैं नॉर्मल सी बात कर रही हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, तो आप लोगों को लगेगा हाँ भाई सही बात है, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, वाह क्या बात बोली है इसने। अगर हम लोग एक और एग्जांपल देख ले, अगर हम लोग देख ले, हाँ अगर हम लोग देख ले, एक माउंटेन डियो का एक एड आ रहा है टीवी पे, तो उसने ये नहीं बोला कि आप जीत जाओगे, उसने क्या बोला, डर के आगे जीत है। ठीक है। डर के आगे जीत है। तो ये जो है ये जितने भी वहां पे देखने वाले हैं सबके दिमाग में एक इम्पैक्ट पड़ा, नहीं भाई क्या बात बोली है इसने, लाइक एकदम ट्विस्ट आ गया। जो भी मैंने जो भी सेंटेंस लिखा या बोला उस पर एक क्लेवर ट्विस्ट आ गया है। ठीक है। कि डर के आगे जीत है। ठीक है। मैंने डायरेक्ट नहीं बोला, मैंने उसको थोड़ा सा घुमा के बोला कि लोगों पे मेरा वो बात का इंप्रेशन पड़ जाए, तो उसको एपिग्राम बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को एपिग्राम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। What is the meaning of the aphorism? Ars longa vita brevis est. So the correct answer is art is long, life is short. Guys देखो, ये ये सब वर्ड्स कर लिया करो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन आया था अभी अभी सीवीटी पीजी 2024 में, फिल दी सिकल ऐसे करके, आई डोंट नो कि मैं स्पेलिंग सिकल की सही लिख रही हूँ या नहीं। तो ये ऑप्शन था। ठीक है। तो इसका जो था ना वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन 3-4 दिया हुआ था, आप लोगों को एक चूज करना था। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एंड ऑफ अ सेंचुरी। ठीक है। एंड ऑफ अ सेंचुरी। तो आप लोगों ने तो ये कहीं देखा नहीं ना, पढ़ा, पर आप लोगों को ये कहाँ मिलेगा, आप लोग को पढ़ते पढ़ते कुछ नए चीज़ों में अगर आप एक्सप्लोर करोगे, जैसे कि आप कहीं से एमसीक्यूज कर लो, आप पीवाईक्यूज उठाई कर लो, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिल जाएंगे देखने को। ठीक है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे बच्चे ध्यान नहीं देते। और देखो एक और क्वेश्चन आया था, एक बताती हूँ, डी यू एक्स मशीना। ठीक है। MACHINA। आई डोंट नो, ये पेन टैप काम नहीं कर रहा, सॉरी। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा गॉड फ्रॉम मशीन। तो ऐसे क्वेश्चंस ना एनटीए पूछता है, पूछ के बच्चों का दिमाग खराब करता है।
तो इस सब के लिए तैयार रहो। एंड वन मोर थिंग फॉर यू कि आप लोग, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ उसकी एक अलग कॉपी बनाओ एंड सबको नोट करो, ऑल टू ऑल सारे को नोट करो। अगर आप लोग एमएच अब्राहम्स की बुक को पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग वहां पढ़ो, यहाँ एमसीक्यू सॉल्व करो। क्या होगा ना कि कंठस्थ हो जाएगा एकदम। एंड आप लोग यूजीसी नेट के लिए अभी प्रिपेयर अगर कर रहे हो तो ये बात मेरी मानो, ठीक है। सीवीटी पीजी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बात मेरी मान लो, एकदम लिख के रख लो, बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following American poets may be accounted for writing epigrams? So here the correct option is all of the above. Which short poems are mentioned as fine example of non-satirical epigram? So the correct option is Walter Savage Landor. Who authored the epigram regarding a volunteer singer showing wit amidst romanticism? S.T. Coleridge. Who proposed the epigrammatic toast during the time of the exile stewards? John Byron. Next, James Joyce adaptation. What does epiphany signify? Epiphany क्या signify करती है? A sudden sense of radiance and revelation. Which earlier term did James Joyce substitute with epiphany in secular experience? Moment. मैं आपको आगे बताऊंगी एपिफनी क्या होती है, ठीक है। Which book by M.H. Abrams discusses the conversion of the traditional movement into the modern literary epiphany? This one is also very very important. So the correct option is Natural Supernaturalism, Tradition and Revolution in Romantic Literature. Next. अब देखो सुनो एपिफनी क्या होती है, एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। एक इस लंबे चौड़े पैराग्राफ को ना पढ़ के अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या वो सही रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आप लोग को एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। सुनो मेरी बात एकदम कान खोल के। एपिफनी वो होती है अगर हम लोग को किसी चीज का एकदम सडन रियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, हार मान गए, अब आपसे नहीं हो रहा, अब आप बैठ गए रील्स चलाने के लिए। आपने 1-1.5 घंटे तक पूरी रील्स चलाई। एंड में आपको एक रील मिली जिसमें आपको बताया जा रहा है, रील्स में एक रील में आपको ऐसा बताया जा रहा है कि पढ़ाई कर लो, ठीक है, पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है, पढ़ाई कर लो नहीं तो आगे फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, आपके मम्मी पापा का वेट करें। तो आपको वहां पे होगा एक सडन रियलाइजेशन, ठीक है, आप हो जाओगे उदास, ठीक है, आप उदास हो गए उस रील को देख के। एंड वापस से आपका मन करेगा कि नहीं, मुझे फिर से पढ़ना होगा, मुझे फिर से पढ़ना होगा। तो दिस इज कॉल्ड एपिफनी, द मोमेंट ऑफ सडन रियलाइजेशन। अगर हम लोग जेम्स जॉयसी की एक बुक देखें, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना बीए का सिलेबस में इसको जरूर पढ़ा होगा आई गेस, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो स्टीफन डेरेलिस है वो पहले के सीन्स में तो बहुत अपसर्ड काम करता है, ठीक है। लास्ट में वो एक जब नॉवेल खत्म होने पे होती है तो वो लास्ट में एक वुमन को देखता है, नेकेड वुमन को देखता है बीच में, तो उसको एक सडन रियलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, तो वहां पे उसको एक सडन रियलाइजेशन हुआ। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मान लो अगर आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, अगर आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया है, ठीक है, एंड आप लोग वहां पे मेस का खाना खा रहे हो, ठीक है, मेस का खाना खा रहे हो, मैं एकदम अच्छी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, प्लीज ध्यान देना। देखो, अगर आप लोग का एडमिशन किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया, मान लो अगर मेस का खाना खा रहे हो वहां पे, मेस का खाना तो हर जगह खराब रहता है। उससे पहले आप अपने घर में थे, आप डेली अपनी मदर के हाथ के खाने को क्रिटिसाइज करते थे कि माँ आज नमक नहीं है, आज चीनी कम है, आज पानी कम है, कुछ भी ऐसा वैसा आप कुछ भी हमेशा बोलते रहते थे। लेकिन जब आप हॉस्टल गए, वहां पे आप अगर आप मेस का खाना खा रहे हो, ठीक है, मेस का खाना खाते खाते आपको वो जली हुई रोटी मिली जिसको आप एकदम पतली सी दाल के साथ खा रहे हो, तो आपको रियलाइजेशन होगा उस चीज का जो आप अपनी माँ को क्रिटिसाइज किया करते थे उनके हाथ के बने हुए घर के खाने के लिए। तो आपको वो अचानक से याद आएगा, क्या घर का खाना आपको याद आएगा, आपको आपकी माँ याद आ जाएगी कि माँ तो ऐसा बनाती थी लेकिन यहाँ तो कितना गंदा बनाते हैं, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जो सडन रियलाइजेशन हुआ आपको उस चीज को देख के, उसको हम लोग बोलेंगे एपिफनी, ठीक है। मैं एक बार इसको पढ़ दूं। एन एपिफनी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट अकर्स व्हेन अ कैरेक्टर हैज अ सडन रियलाइजेशन और इनसाइड दैट
changes their understanding of themselves or the world. ठीक है, तो मैंने जहाँ यहाँ पे एक मेस का खाने का एग्जांपल दिया कि आपको एक सडन रियलाइजेशन हुआ कि माँ तो ज्यादा अच्छा बनाती थी, मैं बेकार में क्रिटिसाइज करता था, तो उसने क्या किया, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो नजरिया है दुनिया को देखने का, वो बदल गया। क्योंकि पहले आप सोचते थे कि फास्ट फूड इज द बेस्ट, लेकिन आपको मेस को खाने के मेस का जब आपने खाना टेस्ट किया, तब आपको उस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, होम फूड इज द बेस्ट। ठीक है, आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इपिफेनिया विच मीन्स मैनिफेस्टेशन और अपीयरेंस। Irish author James Joyce popularized the term in modern literature. This is also very important key point to note. Okay, देखो, आयरिश ऑथर जेम्स जॉयसी ने इसको पॉपुलराइज किया था मॉडर्न लिटरेचर में। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, पीनट बटर एंड जेली, अ कैरेक्टर रिकॉल्स अ चाइल्डहुड मेमोरी एसोसिएटेड विद द टेस्ट ऑफ पीनट्स व्हाइल ईटिंग अ पीनट बटर एंड अ जेली सैंडविच। ठीक है, एक कैरेक्टर है जो कि अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को रिकॉल करता है जब वो पीनट्स को टेस्ट करता है। आई मीन पीनट बटर और जेली सैंडविच को जब वो टेस्ट करता है तो उसको अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी याद आ जाती है कि हाँ वो ऐसा ऐसा करके खाया करता था। ठीक है, आई गेस कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार और इस स्लाइड को देख लो, सुन लो, समझ में आ जाएगा। What does epithalamium mean in Greek? So this means at the bridal chamber. Who wrote English instance of an epithalamium? Philip Sidney. Which poet composed epithalamium as a celebration of his own marriage? एडमंड स्पेंसर। एक एडमंड स्पेंसर की एक बहुत ही फेमस वर्क है फेरी क्वीन। आपको बताना है कि फेरी क्वीन के कितने पार्ट्स है, कमेंट में जिसको जिसको आता है वो प्लीज बताना। What did Sir Johnson Suckling, a ballad upon a wedding parody, upper class poetic form? Who among the following poet composed an epithalamium? P.B. Shelley. In memoriam, in Tennyson's In Memoriam, what does the epithalamium close with? A wedding. What did W.H. Auden write in 1939? An epithalamium. ठीक है गाइज ना, आप लोग ना डेट को याद किया करो, क्योंकि इस बार शेक्सपियर के वर्क्स के क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। ठीक है, तो आप लोग अब की बार से डेट को अच्छे से फोकस करना और रट्टे मार जाना डेट के। ठीक है, Who authored English epithalamize in 1896? Robert H. Case. What is the focus of Virginia J. Tufts' The Poetry of Marriage? Literary analysis of epithalamize. What does a Kent here discuss in the Short Times Endless Monument? The elaborate structure of Spenser's epithalamium. Who used the epithet patient Grice? Homer. Which poet used the epithet silver snarling trumpets in the eve of St. Agnes? John Keats. Remember कर लो, लिख लो, बहुत जरूरी है। What is an essay? Option number C, a short composition in prose discussing a matter, experience and a point of view or entertaining. How does essay different from a treatise of dissertation? It lacks pretension to be systematic and complete exposition. What distinguishes the formal essays from the informal essays? The tone and style. Who introduced the term essays in 1580? Very, very important question. Montaigne. Montaigne is called the father of essays and Francis Bacon is called the father of English essays. याद रहेगा? Next देखते हैं. What was the significance of Montaigne use the term essays? Option number A, it indicates the tentative and unsystematic nature of his commentary. Who inaugurated the English use of the term essays? So correct answer is Francis Bacon. जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में फ्रांसिस बेकन के एटलीस्ट 5 एसेज लिख के बताओ। ठीक है,
कि कौन कौन से 5 एसेज फ्रांसिस बेकन ने लिखे हैं। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हैं, लेकिन आपको 5 एसेज का नाम बताने हैं कमेंट में। Which literary periodical popularized the prose essay in the early 18th century? Tatler and Spectator। आपको बताना है कि किसका लिखा हुआ है। Who are the notable 20th century practitioners of the informal essays? Virginia Woolf and George Orwell। What did William Hazlitt, Thomas De Quincey and Charles Lamb contribute to the essay? Correct option is C. They brought the personal essays to a high level. Okay. Which book provides an informative historical introduction to the English familiar essay? The English familiar essay itself. What is a euphemism? An inoffensive expression used in place of disagreeable one. Which subject often utilize euphemism? Religion. What is an example of euphemism in reference to death? Pass away instead of die. ठीक है, किसी भी ऐसे टोन को अगर हम लोग, जैसे कि अगर कोई मर गया तो फिर हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि he is died, he has died, हम लोग बोलेंगे he is passed away। ठीक है, थोड़ा सा टोन को अच्छा बताने के लिए, अच्छे से किसी को अगर समझाने के लिए, अगर डॉक्टर अगर आके सीधा सीधा किसी को बोल देगा कि बंदा मर गया है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसको तो और ज्यादा दुख हो जाएगा ना। तो वो ऐसे आगे बताता है कि ही इज नो मोर, या फिर वो हमारे बीच नहीं रहे, कि थोड़ा सा वो जो माहौल को थोड़ा सा लाइटन अप कर सके। ठीक है। What term is used to describe language that strikes the ear as smooth as pleasant? Euphony। किसी भी प्लीजेंट साउंड को हम लोग यूफोनी कहते हैं, एंड जस्ट उसका उल्टा कैकोफोनी। कैकोफोनी होता है जो बहुत ही हार्श, एकदम कड़वा सा साउंड होता है, जैसे कि द काउ काउ ऑफ अ क्रो। ओके। According to the text, what contributes more to euphony than the inherent melodiousness of speech sound? Option number A, the significance of the words. Who illustrated the importance of significance to euphony by altering Tennyson's line? John Crowe Ransom। What term is used to describe language that is perceived as harsh, rough and unmusical? अभी अभी बताया है बच्चों, कैकोफोनी। ओनोमैटोपिया क्या होता है? देखो, ओनोमैटोपिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि आपको उसमें साउंड दिखेगा लिखा हुआ, लाइक अगर कुछ है किसी ऑब्जेक्ट का साउंड, लाइक टिक टिक। टिक टिक किसका साउंड है? आप लोगों को पता है टिक टिक किसका साउंड है? तो बताओ। देखो, टिक टिक साउंड होता है घड़ी का, मुझे पता है, आप लोगों को पता है। हम लोग घड़ी मतलब कि नॉर्मल हम लोग क्लॉक ना लिख के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टिक टिक। ओके। या फिर टिक टॉक, सॉरी टिक टॉक, आई डोंट नो, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, लेकिन टिक टॉक या टिक टिक, या फिर अगर हम लोग म्यू म्यू लिख देंगे कैट की जगह। ठीक है, तो ये हो गया ऑनोमोटिपिया, किसी चीज का साउंड को अगर हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच बुक डिस्कसेस द टेक्निक ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड साउंड इन पोएट्री? सो आंसर नंबर ए, द टेक्निक ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि ये जितने सारे हैं ना वर्क, सबका नाम लिखना, एंड किसने किसने लिखा है उसका भी नाम लिख देना कमेंट में। ठीक है, तो हमारी ई सीरीज होती है यहाँ खत्म। थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, क्योंकि आप लोग अभी तक एंड में बने हुए हो। वीडियो पसंद आई तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड हाँ, अगर कुछ मुझसे गलती हुई होगी तो प्लीज माफ कर देना, एंड कोई अगर ऐसी मिस्टेक मैं कुछ रिपीट कर रही होंगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। ठीक है, एंड दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कर ले पाए। एंड अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ को टारगेट कर रहे हो तो दिस वीडियो इज द पिल फॉर यू, क्योंकि जो नेट का एग्जाम है वो जून में आ रहा है, तो ये रिवीजन के पर्पज से एक बहुत ही बेस्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। एंड सो या मिलते हैं एफ सीरीज में। चलिए ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।